हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर जो दिसंबर 2021 से जनवरी 2020 के बीच हुआ था। ये पेपर 10 जनवरी 2022 का है, मॉर्निंग शिफ्ट का। इसके लेवल 1 का है पेपर। इसके पहले सेक्शन को डिस्कस करेंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी को ही डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? संरचनात्मक उपागम के द्वारा किसे बढ़ावा दिया जाता है? प्रतिपादक शिक्षण, पूछताछ आधारित शिक्षण, रट कर याद करना, शिक्षण की व्याख्यान विधि। शिक्षण की व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं में होती है जहां नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। रोट लर्निंग को पूर्णतया निषेध करती है शिक्षण पद्धति, इसलिए विकल्प बी सही है, जो कि इसमें टिक भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है? अंतःक्रिया और संवाद द्वारा, यही विकल्प सही भी है। प्रगतिशील कक्षा में टीचर स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच एक ग्रुप डिस्कशन होता है, यानी अंतःक्रिया और संवाद के द्वारा, यह सही है। इसमें निष्क्रिय अभिग्रहण, यानी सिर्फ स्टूडेंट सुनते ही नहीं हैं। शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण, यानी एक तरफा प्रसारण भी नहीं होता, ना तो शिक्षक बोलेंगे सिर्फ स्टूडेंट सुनेंगे या स्टूडेंट बोलेंगे शिक्षक सुनेंगे, ये दोनों नहीं होता, इसलिए ये तीनों विकल्प गलत हैं। अंतःक्रिया और संवाद के द्वारा होता है, यह सही है। अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी जिनका IQ लेवल 140 से ऊपर होता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी प्रभावी विधि है? जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं तो उन्हें अतिरिक्त समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे बहुत ही सरल प्रश्न पूछेंगे तो बोरियत महसूस करेंगे। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें, यह विकल्प सही है। उनसे सफलता की कम उम्मीदें रखें। अब प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं तो सफल होंगे ही, जाहिर सी बात है। अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या जानना महत्वपूर्ण है? यानी बच्चे पहले से क्या जानते हैं? सामान्य भ्रांतियाँ, विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं, विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली, यानी उस विषय के बारे में बच्चे पहले से क्या जानते हैं, सामान्य भ्रम क्या है उस विषय के बारे में, सीखने के लिए उनकी अपेक्षाएं, इंटरेस्ट कितना है, अधिगम शैली ज़्यादातर बच्चों के लिए कौन सी अधिगम शैली ज़्यादा बेहतर होगी, यह सभी जानना जरूरी है, यानी विकल्प 4 सही होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता व्यक्तिगत विकास, इस पर जोर दिया। BF स्किनर ऑपरेंट कंडीशनरिंग यानी क्रिया प्रसूत के हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के हैं। चलिए अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इंग्लिश में ही रहेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागॉजी के क्वेश्चन, लेकिन इंग्लिश में ही रहेंगे। इसमें ये जैसे छठा क्वेश्चन है, अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट्स, एक टीचर अपने स्टूडेंट से पूछती है टू थिंक अबाउट दियर ओन थिंकिंग प्रोसेस, अपनी सोच के बारे में सोचने को। व्हिच काइंड ऑफ स्किल शी इज फोकसिंग टू डेवलप एमंग द स्टूडेंट्स, किस प्रकार की स्किल अपने स्टूडेंट के बीच डेवलप करना चाहती है वह शिक्षिका। डिक्लेरेटिव, प्रोसीड्यूरल, सिग्मेटिक यानी मेटाकॉग्निटिव है अपनी सोच के बारे में सोचना। मेटाकॉग्निशन है यानी थिंकिंग अबाउट दियर ओन थिंकिंग, यही विकल्प 4 सही है। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, छात्रों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल करना चाहिए, उनका संचयन करना चाहिए, विकल्प सही है। अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु उन समान तरीके को कभी नहीं अपनाना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए, स्टूडेंट की उपेक्षा कभी नहीं करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के लिए एक मानकीकृत पाठ्यचर्या लागू करनी चाहिए, मानकीकृत पाठ्यचर्या जो कि लागू है, यह भी इसमें सबसे उचित विकल्प ए है, इसलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं।
सामाजिकरण के द्वितीयक कारक क्या क्या हैं? सामाजिकरण के द्वितीयक कारक परिवार प्राथमिक कारण है, परिवार प्राथमिक कारण है। धर्म द्वितीयक है लेकिन अभिभावक या परिवार प्राथमिक कारण है, इसलिए स्कूल और धर्म द्वितीयक कारक हैं। अगला 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? सूचना प्रसंस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? उद्दीपन, प्रतिक्रिया अनुबंध, विस्तारण, रट कर याद करना, गैर संदर्भीकरण, विस्तारण। रोट लर्निंग को निषेध करती है। गैर संदर्भीकरण यानी उस संदर्भ से कोई मतलब नहीं, यह भी गलत है। उद्दीपन प्रतिक्रिया या थार्नडाइक का सिद्धांत। अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन। संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की तीसरी अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष के बीच की है। इसको करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? वर्गीकरण करना चाहिए, मूर्त संसाधन देना चाहिए, क्रमित कार्य करने देना चाहिए, सही है। ऐसी समस्याएं देना जिससे अमूर्तता की आवश्यकता हो, यह उनकी चौथी अवस्था में जाएगा 11 से 15 के बीच में, अतः पूछा गलत है, इसलिए यह विकल्प सही है। देखते हैं 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि को बताया है, जिसमें तार्किक गणितीय बुद्धि, मानवीय अस्तित्व के मसलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करना, मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करना, यह विकल्प सही है। स्थानों के पैटर्न को पहचानना, यह स्थानिक में होगा। ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, यह ध्वनिक होगा, इसलिए विकल्प 2 सही है, बाकी सब गलत हैं। चलिए अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यह 1 वर्ड है। सौर प्रणाली का आरेख बनाओ, यह भी सिमिलर होगा सभी का। 328 को 984 से गुणा करो, यह इसमें भी एक ही आंसर आएगा। शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें, यह हर एक की अपनी अपनी राय होगी, इसलिए विकल्प 4 सही है। 12वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता से सीधे प्रभावित है? गणितीय गणना करने से सीधे प्रभावित डिस्कैल्कुलिया है। डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। डिस्पैरेक्सिया ये अटेंशन डिसऑर्डर होता है। डिस्पैरेक्सिया जो है अटेंशन डिसऑर्डर होता है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में माहौल कैसा होता है इंक्लूसिव क्लास में? इंक्लूसिव क्लास वह है जहाँ पर एवरेज, धीमे और तेज तीनों प्रकार के स्टूडेंट रहते हैं। कुछ विशेष आवश्यकता वाले भी स्टूडेंट उसमें रहते हैं। विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है? नहीं, विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं होते। विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं? नहीं, टीचर की सहायता, स्टूडेंट एक दूसरे की सहायता करते हैं। विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से पढ़ते हैं और विकसित होते हैं, यह विकल्प सही है। प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है, समावेशी कक्षा में यह कतई नहीं होता, इसलिए विकल्प 3 सही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? खंड 12 के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? उनके लिए अलग विद्यालय खोलने की कोई बात नहीं होती। केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला, केवल व्यावसायिक शिक्षा देना, केवल अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है जो 99% हमेशा गलत होता है। निजी विद्यालयों में आरक्षण, यह विकल्प सही है। अगला देखते हैं 16वां क्वेश्चन। विद्यार्थी सीखने के लिए कब प्रेरित महसूस करेंगे? विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य और अत्यधिक जटिल होता है, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं होता, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होता है, अप्रासंगिक होता है। अप्रासंगिक रहेगा तब भी नहीं इंटरेस्टेड होंगे।
बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा तब भी वो बोर हो जाएंगे, अत्यधिक जटिल रहेगा तब भी बोर हो जाएंगे। जब उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होगा तब विद्यार्थी प्रेरित महसूस करेंगे। अगला 17वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के बारे में दिया गया है चारों कथन, कौन सा कथन सही नहीं है? विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, यह विकल्प सही है। विकास की गति व्यक्तिगत होती है, सही है। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यह भी सही है। विकास केवल आनुवांशिकता, केवल फिर आ गया, केवल निगेटिव वर्ड है, केवल आनुवांशिकता पर ही नहीं निर्भर करता या उससे प्रभावित नहीं होता है, इस आनुवांशिकता के साथ साथ पर्यावरण पर भी निर्भर करता है, इसलिए पूछा गलत है, सो विकल्प 4 सही होगा। अगला देखते हैं 18वां क्वेश्चन। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता पर बल देती है। तीन भाषाओं को साथ लेकर चलने के लिए कहती है। एक लोकल लैंग्वेज वहाँ की रहेगी, एक हिंदी रहेगी, तीसरी इंग्लिश रहेगी। चलिए अगला देखते हैं 19वां क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन इंग्लिश में है, चाइल्ड डेवलपमेंट या पीडागॉजी का क्वेश्चन, लेकिन इंग्लिश में है। चिल्ड्रेन ऑफ 4-5 ईयर ऑफ्टन टॉक टू देमसेल्फ, यानी 4-5 साल का बच्चा अपने आप से बात करता है। दिस टॉक अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग यह कौन सी टॉक है? हेल्प देम टू रेगुलेट दियर ओन वर्क। वाइगोत्स्की कहते हैं कि यह इस प्रकार की बात जो होती है बच्चा अपने आप से करता है, जो जिससे वह अपने कार्य को रेगुलेट कर सके, अपने कार्य को प्रेरित करने के लिए प्रेरित कर सके। सो विकल्प ए सही है। अगला देखते हैं 20वां कथन और तर्क का है। गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क क्या है इसका? लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। कथन और तर्क इसमें दोनों गलत हैं, अतः विकल्प 4 सही है इसमें। चलिए देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी पेशीय अवस्था पहली अवस्था है, ये चौथी अवस्था है। अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या दूसरी अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह तीसरी अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच होती है। ये 0 से 2 वर्ष के बीच होती है। 11 से 15 वर्ष के बीच होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 के बीच होती है। चलिए देखते हैं 22वां क्वेश्चन। विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? अधिगम को सुसाध्य करते समय एक शिक्षक को किस रणनीति से बचना चाहिए? सहज अनुमान लगाना सही है, निष्क्रिय नकल, संकल्पना मानचित्रण, खोजी अधिगम, निष्क्रिय नकल। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। फार्मुलेटिंग न्यू क्लैरिफिकेशन गोइंग बियॉन्ड द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियसली लर्नड रूल टू अचीव अ गोल एंड इवेलुएट द आउटकम इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, यानी जो पीछे लर्न किया हुआ है उससे हटकर एक नया कॉन्सेप्ट बनाकर अपने गोल को अचीव करना और उसके परिणाम का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, रोट मेमोराइजेशन रट कर याद करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मिसकंसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, या विकल्प सही है। एसिमिलेशन आत्मसात करना है, रोट मेमोराइजेशन रट कर याद करना। चलिए देखते हैं 24वां क्वेश्चन। कथन और कारक का है। शिक्षकों को किसी प्रत्यय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा कभी नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों की। भ्रांतियां अत्यंत गलत और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया प्रदान करती हैं, यह भी गलत है, इसलिए विकल्प 4 सही है इसमें। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय करता है कि क्या सही है क्या नहीं? लॉरेंस कोहल वर्ग ने 3 चरण दिए हैं और प्रत्येक चरण के 2-2 उपचरण हैं, यानी कुल 6 स्टेप हैं इनके नैतिक विकास के, जिसमें यह चरण जो है दूसरे स्टेप का पहला भाग होगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैमित्य अभिविन्यास, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास,
इसमें यही विकल्प सही होगा। चलिए देखते हैं 26वां क्वेश्चन। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं? संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी होती हैं, केवल भावनाएं होती हैं। केवल मैंने बताया था नेगेटिव वर्ड है, जहां आएगा लगभग गलत होगा। दोनों एक दूसरे के गुथे हुए होते हैं, यह विकल्प सही है। केवल संज्ञानात्मक, यह भी इसमें भी केवल है, गलत होगा। केवल संज्ञानात्मक भावनाओं से केवल संज्ञान ही भावनाओं से प्रभावित होते हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अतः विकल्प 26 कब भी सही होगा। चलिए देखते हैं 27वां क्वेश्चन। अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा चरण संवेदनशील है? जन्म पूर्व अवस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो 5 साल से 8 वर्ष यानी स्कूल एज होती है, वही भाषा अर्जन के संदर्भ में संवेदनशील चरण होता है। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन क्या है। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन के उद्देश्य अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना या नहीं होना चाहिए, असफलता का डर पैदा करना, बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, बच्चों को शर्मिंदा कभी नहीं करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, तुलना भी कभी कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए। ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। शर्मिंदा करना, डर पैदा करना, तुलना करना, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, यह पॉजिटिव वर्ड है। मदद करना मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, अतः विकल्प 3 सही है। चलिए देखते हैं 29वां क्वेश्चन। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? यानी अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को कई खंडों में समूहित करके याद करना क्या कहलाता है? खंडीकरण कहलाता है। अतः समावेशन भी नहीं कहलाता, अनुबंधन भी नहीं, अभिसंज्ञान भी नहीं, खंडीकरण सही है। अगला देखते हैं 30वां क्वेश्चन। लिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? विविध शिक्षण आवश्यकता मीन्स जिसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी हैं, एवरेज बच्चे भी हैं और धीमे बच्चे भी हैं, जिनका IQ लेवल 100 से कम है, वह भी बच्चे हैं। तो इसमें मानकीकृत आकलन यह नहीं करना चाहिए। मानकीकृत आकलन पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं। बैठने की निश्चित व्यवस्था, इससे करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। निश्चित लचीला पाठ्यक्रम होगा तो जो औसत से कम बच्चे हैं, औसत बच्चे और प्रतिभाशाली बच्चे सभी को फ़ायदा मिलेगा लचीला पाठ्यक्रम करने से। धन्यवाद।